बात करेंगे बड़ी खबर के साथ शुरुआत। वर्ल्ड कप का धमाकेदार आगाज, न्यूजीलैंड ने 4 साल बाद बदला लिया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कीवी टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह रौंदा। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। 4 साल बाद आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने 4 साल बाद बदला लिया, इंग्लैंड को बुरी तरह से रौंदा। 2023 यानी कि ओपनिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 2 धांसू शतक लगे। दोनों सेंचुरी न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने लगाई। मनोज जोशी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर इस पर बने हुए हैं। मनोज जोशी, न्यूजीलैंड ने 4 साल बाद इंग्लैंड को बुरी तरह से रौंदा और जो 2 शतक लगे वो भी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से लगे। कैसे देखते हैं आप इस मैच को? पहला एक तरह से कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप का मैच का ये धमाकेदार आगाज। जी हाँ, बिल्कुल 273 रन की पार्टनरशिप की, और वो भी उन खिलाड़ियों ने, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र, जो खास तौर पर भारतीय मूल के, दोनों जो प्लेयर्स हैं, इन दोनों के कनेक्शन भारत से जुड़े हुए हैं। डेवन कॉनवे जो है चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। हालांकि एक ट्रेलर उन्होंने दिखाया था जब उन्होंने आईपीएल के फाइनल में इसी मैदान पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और मोहम्मद शमी पर खुलकर स्ट्रोक खेले, और तो और हार्दिक पांड्या पर खुलकर स्ट्रोक खेले, और राशिद खान पर बड़े शॉट्स लगाए। तो वहाँ वो एक ट्रेलर था। और इसके अलावा उन्होंने इंदौर में सेंचुरी बनाई थी भारत के खिलाफ, लेकिन जहाँ उन्होंने एकदम अलग ही तरह से वो दिखाई दिए। कवर ड्राइव और उनके जो फ्रंट फुट ड्राइव थे, और उसके अलावा जो बैक फुट पंच थे, वो बड़े काबिले तारीफ थे। और बॉलर के ऊपर से जो उन्होंने जो बाउंड्रीज लगाई हैं वो काबिले तारीफ थी। और वहीं अगर हम रचिन रविंद्र की बात करें तो इनके पिता बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं, और सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, इन दोनों के नाम को मिलाकर इनके नाम की गणना, नाम का आधारशिला रखी गई, और इनका नाम उन्हीं पर ही बना था। तो वही कुछ उनकी बल्लेबाजी में दिखाई दिया। हालांकि ये बेसिकली एक बॉलर हैं, और जब हमने इनको पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शानदार 97-98 रन की कुछ पारी खेलते हुए देखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ था। तब ये बतौर ओपनर उतरे थे, यहाँ नंबर 3 पर उतरे, और वाकई उन्होंने महफिल लूट ली, मैं कहूँगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही 2019 की अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले वर्ल्ड कप का जब फाइनल खेला था तो इंग्लैंड ने हरा दिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन आज 4 साल बाद ये कहा जा सकता है कि एक तरह से न्यूजीलैंड जो है वो बदला लेती हुई नजर आई, और शानदार परफॉर्मेंस भी। भविष्य में बदले की उम्मीद कह सकते हैं, लेकिन वो फाइनल ही होते हैं। लेकिन ये कन्विंसिंगली जीत है, इसलिए आप इसे बदले का एक तरह से कहिए कि मुंह तोड़ जवाब देना कह सकते हैं आप। लेकिन जिस तरह से खेली है न्यूजीलैंड की टीम, जिस तरह से उनकी बॉलिंग रही है, जिस तरह से 3 गेंदबाजों को जो रिकॉग्नाइज्ड उनके बॉलर हैं, बोल्ट, हेनरी और सेंटनर, उनके अलावा बाकी जो पार्ट टाइमर्स हैं उनका उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए। इंग्लैंड के गेंदबाज वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार थी इंग्लैंड, और वो ओवर कॉन्फिडेंस उनका सामने आ गया। जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मैं कहूँगा कि जिस तरह से रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए थे जो रूट, और जिस तरह से 3 खिलाड़ियों का शॉर्ट बॉल पर आउट होना, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको नंबर 9 पर, क्योंकि क्रिस वोक्स खेल रहे थे जो टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बना चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है इंग्लैंड की टीम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दी, और बाकी जितने भी बल्लेबाज थे वो अच्छी शुरुआत को, सबने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, बड़े बड़े शॉट मारने के प्रयास में। एक तो बड़ा स्कोर नहीं था, 283 रनों का टारगेट दिया। और दूसरा अगर हम देखें, क्योंकि जब हम जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे ही टीम जो है वो खेलने के लिए मैदान में आई तो 10 रनों पर ही विलियम के रूप में पहला विकेट गिरा, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कॉनवे और रचिन ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, बल्लेबाजों की, ये कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, बॉलर्स जो है उनको कहीं ना कहीं धूल चटा दी। बिल्कुल, उनको धूल चटा दी। और इससे भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस ही कहूँगा कि आपने जो रीस टॉपले जैसे खिलाड़ी को और नहीं खिलाया, और उसके अलावा आपने यहाँ जो प्रमुख
प्लेयर थे डेविड विली थे, उनको भी नहीं खिलाया। तो अगर आप दो प्रमुख गेंदबाजों को ना खिलाएं, ये वो बात हो गई कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी मैच में उतरे और जसप्रीत बुमराह और सिराज के बिना उतर जाए। ये कुछ इंग्लैंड का वही आलम था, और शायद उन्होंने ये मान लिया कि इंडिया की पिचों पर बहुत रन बनते हैं, यहाँ पर गेंदबाजों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पार्ट टाइमर से भी काम चल जाएगा, बल्लेबाजी को स्ट्रांग करो। लेकिन ये फलसफा पूरी तरह से आज फ्लॉप रहा। तो ये अन्य टीमों के लिए भी सबक है। ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया को अभी मैच खेलने हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ एक रिकॉग्नाइज्ड एकमात्र स्पिनर के साथ उतरी एडम जैम्पा के रूप में, बाकी सारे उसके पास पार्ट टाइमर हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड जो फील्ड है, उसको अगर आप दरकिनार करेंगे तो फिर आपका मैच का रिजल्ट यही होगा। पुनर्चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा इंग्लैंड को। अगर यही गलतियां उन्होंने दोबारा की तो ये मानकर चलिए कि इंग्लैंड की टीम अगर इसी तरह से खेलती रही तो सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा इस टीम का। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि ये एक माइंडसेट बन गया है कि इंडिया की पिच पर रन बनते हैं, लेकिन आज का जो टारगेट रहा वो कोई बड़ा टारगेट नहीं था, बहुत ही आसान टारगेट था, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इस टारगेट को चेज भी कर लिया गया। लेकिन आने वाले समय में और तमाम टीमों के लिए आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज बड़ा टारगेट बेशक वो नहीं दे पाए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूँगा ये न्यूजीलैंड की गेंदबाजी उतनी बड़ी जिम्मेदार नहीं है जितने कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने आत्मघाती शॉट्स खेले हैं, जिस तरह से शॉर्ट पे डिलीवरी पर अपने विकेट खोए हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि कप्तानी बहुत आला दर्जे की थी, बाकी मैं आपके और मैचों पर भी आता हूँ, लेकिन जो आला दर्जे की कप्तानी, क्योंकि यहाँ पर केन विलियमसन मौजूद नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में टॉम लाथन ने बहुत ही शानदार आला दर्जे की कप्तानी की। जब उन्होंने मिचेल सेंटनर का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने पार्ट टाइमर फिलिप्स को उतारा, दो मौकों पर अलग अलग उनको स्पेल पे उतारा था, और दोनों बार उन्होंने विकेट चटकाए, और वो भी महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए। हैरी ब्रुक हो चाहे जो रूट हो, उनके उन्होंने विकेट चटकाए। हेनरी बहुत शानदार साबित हुए, और उन्होंने आज जो 3 विकेट चटकाए हैं, तीनों विकेट जो है उन्होंने जो विकेट के पीछे जो विकेट कीपर के हाथों कैच कराए, और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई। तो ये जो उनकी अप्रोच थी कप्तान की, जो वो मुझे लगता है इंग्लैंड की तरफ से मिसिंग थी, क्योंकि इंग्लैंड के भी कप्तान यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में बटलर वैसी कप्तानी नहीं कर पाए जो टॉम लाथन करने में कामयाब रहे। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि 8 अक्टूबर को भारत भी मैदान में होगा, कैसे देखते हैं आप भारत की तैयारी? भारत की तैयारियां अपने आप में मुकम्मल हैं। मैं तो कहूँगा कि आपकी टीम काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं आपके नंबर 6 और नंबर 7 के, जो टीम को बहुत बैलेंस देते हैं। तो आपके साथ वो स्थिति नहीं है जो इंग्लैंड के साथ है या ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अब ये टीमें बिल्कुल एक्सपोज होती हुई दिख रही हैं, लेकिन आज तो मैं कहूँगा भला हो इन 2 बल्लेबाजों का। नहीं तो न्यूजीलैंड ने भी आज 3 ही अपने रिकॉग्नाइज्ड जो बॉलर हैं, फ्रंट लाइन बॉलर, उनको उतारा था, बाकी सारे उनके पार्ट टाइमर थे। पार्ट टाइमर चल गए क्योंकि कप्तान ने उनका इस्तेमाल अच्छा किया। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी वर्ल्ड क्लास है, टॉप क्लास है, वो हम देख चुके हैं। हमने एशिया कप में भी देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में भी देखा। लेकिन गेंदबाजी में जो है भारत के पास आला दर्जे के 3 स्पिनर, अब अश्विन भी आ गए हैं, तो कई टीमों के लिए खतरे की घंटी हैं, जो ऑफ स्पिनर को बिल्कुल दरकिनार कर चुके हैं आज के दौर में। और आज के दौर में भी अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ स्पिन गेंदबाजी है तो आप दुनिया के आला दर्जे के जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनके लिए आप एक बड़ा खतरे की घंटी है उनके लिए अश्विन का आना। तो मैं कहूँगा कि भारतीय टीम इस बार बहुत प्रबल दावेदार है खिताब की। अच्छा, आज के अगर हम पूरे मैच को देखें, बात न्यूजीलैंड की करें और हम साथ ही इंग्लैंड को देखें, तो इंग्लैंड की तरफ से चूक कहाँ हुई, कहाँ इंग्लैंड जो है वो कमज़ोर पड़ गई? और साथ ही अगर हम न्यूजीलैंड को देखें, एक तो टारगेट कम था और शायद इसलिए चेस कर लिया गया, इसके अलावा आप और क्या समझते हैं जो चीज़ें न्यूजीलैंड के फेवर में चली गई? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा, और वो इंग्लैंड ने, क्योंकि पिछली बार जो 2019 का वर्ल्ड कप का मुकाबला जीता था, वो सिर्फ इस आधार पर जीता कि आपने ज़्यादा बाउंड्रियाँ लगा दी हमसे, इस आधार पर वो जीत गए थे। सुपर ओवर हुआ था, सुपर ओवर में भी स्कोर बराबर था। उसके बाद जो पिछली सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की, उसमें भी इंग्लैंड की टीम जो है विजयी रही थी। तो ये कॉन्फिडेंस जो था उनका बहुत ज़बरदस्त था। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना उतना ही आत्मघाती होता है। वही कुछ उनके साथ हुआ। जिस तरह से बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवाए हैं, मैं कहूँगा जितने बॉलर ने विकेट झटके हैं,
उससे ज़्यादा विकेट गंवाए गए हैं, खासकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों द्वारा। इस चूक पर उन्हें नियंत्रण रखना होगा, इस पर आत्ममंथन करना होगा। और वहीं न्यूजीलैंड की अगर तरफ से हम बात करें तो ये टॉप ऑर्डर जो है उनका बहुत ही आला दर्जे का है, मध्य क्रम भी उनका बहुत अच्छा है, बैलेंस है। लेकिन आज उन्होंने भी कई चौंकाने वाले फैसले किए। फर्ग्यूसन यहाँ पर नहीं थे, साउदी चलो बात समझ में आता है, इंजर्ड ठीक है, जो क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही टीम में 5 बड़े खिलाड़ी जो है वो नजर नहीं आए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इंग्लैंड का तो ये फैसला गलत साबित हुआ और न्यूजीलैंड क्योंकि जीत गई, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे ये जो 2 बल्लेबाज थे कॉनवे और रचिन रविंद्र, इन्होंने कोई कमी जो है पूरी तरह से ढक दी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टीम ने अपनी गेंदबाजी अच्छी की, सेंटनर आला दर्जे की फॉर्म में थे और जिस तरह से उन्होंने विकेट चटकाए हैं, विकेट झटके हैं उस तरह से मैं कहूँगा, बाकी कोई भी ऐसे विकेट झटकने में कामयाब नहीं हुआ। हेनरी ने बहुत आला दर्जे की गेंदबाजी की है। तो जो 2 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, खासकर सेंटनर ने और हेनरी ने, मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने भारत को भी बहुत परेशान किया था। पिछले वर्ल्ड कप में हम ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ हम रणनीति बनाते रह गए, लेकिन हेनरी हमारे दोनों ओपनर्स को आउट करने में कामयाब रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि कुल मिलाकर यहाँ बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में आला दर्जे का प्रदर्शन था और कप्तानी का एक बहुत बड़ा अंतर दोनों टीमों के बीच में देखने को मिला। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि मैं 8 अक्टूबर का जिक्र कर रही थी जब ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच होगा, आप कैसे देखते हैं और कितनी चुनौतियां क्या भारत के लिए देख पा रहे हैं? बात हम बल्लेबाजी को लेकर करें, गेंदबाजी को लेकर करें, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं? कितना फॉर्म नज़र आ रहा है आपको खिलाड़ियों में? जी हाँ, बिल्कुल, 8 जनवरी का हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहा है। चेन्नई के मैदान पर यह मुकाबला है। स्पिनर्स के लिए बहुत स्कोप रहता है। एक तो स्पिन बॉलिंग भारत का बहुत बड़ा एसेट है और दूसरा वहाँ एलेक्स कैरी और डेविड वार्नर जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके सामने रविचंद्रन अश्विन बहुत ही एसेट साबित हो सकते हैं। और उसके अलावा जो बल्लेबाजी है, ठीक है, उनकी बल्लेबाजी भी मैं ये उनको कम करके नहीं आंक रहा, क्योंकि वहाँ भी स्टीव स्मिथ है, लेबुशेन है, मध्य क्रम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेविस हेड को उन्होंने टीम में शामिल किया है, लेकिन ट्रेविस हेड मुझे नहीं लगता कि भारत के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी वो अपनी फिटनेस से अभी 2-4 हो रहे हैं, रिकवर होने में और अभी थोड़ा सा उनको वक्त लगेगा। बल्लेबाजी दोनों की आला दर्जे की है। स्पिन बॉलिंग भारत की अच्छी है। पेस बॉलिंग में मैं कहूँगा बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला है। बस जो मौके पे चलेगा जीत उसी की होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत पेशेवर टीम है। आप ये नहीं आकलन कर सकते कि अभी हमने हाल में इनसे 2-1 से सीरीज जीती है, इस आधार पर हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को, हमने देखा न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने 9 मुकाबले जो हैं 9 में से 8 मुकाबले गंवाए थे, 1 मुकाबला जीता था, वो भी सीधा आईसीसी वर्ल्ड कप में। और मैं यही कहूँगा कि इन पेशेवर टीमों के सामने बहुत सतर्कता की ज़रूरत है, लेकिन टीम अपनी बहुत स्ट्रांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 अक्टूबर को हम फिर से होंगे आपके सामने और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज जोशी भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम ये क्या कहा जा सकता है कि राय देने के लिए कि किस तरह से और कहाँ कैसे चूक हुई।